हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओमवीर त्यागी फिजिसिस्ट पर। यहाँ पर हमारी ओम त्यागी फिजिक्स क्लासेस चल रही है, जिसमें हम चैप्टर कवर करा रहे हैं बच्चों को। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो मैंने लिंक दिए हैं उन पर आप क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के लिंक दे रखे हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि आगे के वीडियो उन्हें मिलते रहें और आपकी घर बैठे फ्री में तैयारी होती रहे। आप जानते हैं कोरोना के माहौल में इस समय ऑनलाइन स्टडी कराई जा रही है, तो आपको विदाउट कॉस्ट आपको फ्री में मिल रहा है। तो इसीलिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपना कोर्स पूरा कीजिए। ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। बी वेक्टर कह रहा है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। और यहाँ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन दोनों वेक्टरों के सदिश गुणन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? सदिश गुणन ज्ञात कीजिए। अब सदिश गुणन का मतलब क्या होता है? मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये होता है सदिश गुणन। समझ गए? यानी कि तुमसे पूछ लिया है ये क्वेश्चन मार्क कि ए क्रॉस बी निकालिए। कल जब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था तो पिछली क्लास में क्या पढ़ा है कि अदिश गुणन कैसे निकालते हैं, और अदिश गुणन को कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बिल्कुल, यहाँ क्रॉस लग जाएगा तो ये सदिश गुणन, यही डॉट लग जाएगा तो ये अदिश गुणन। समझ गए? अदिश गुणन निकालना सरल था। कल मैंने सिखा दिया है तुम्हें कि अदिश गुणन बोलेगा तो आई का आई से, जे का जे से, के का के से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्रॉस गुणन ऐसा नहीं है। क्रॉस गुणन थोड़ा सा उससे अलग है। तो समझते हैं क्रॉस गुणन कैसे करेंगे। देखो बेटा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हमें क्या करना है, इस तरीके से दो लाइनें खींचनी है ऐसे करके। तुम बेटा यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं। आई कैप, जे कैप और के कैप, इस तरीके से आई कैप, जे कैप, के कैप, इस तरीके से तुम्हें लिखने होंगे। अब पहले वेक्टर कौन सा है? ए। तो ए वेक्टर के गुणांक लिख लो 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, ठीक है। यहाँ पे बी वेक्टर कितना है? 3, 2, 6, 3, 2, 6। ये समझ में आ गई कहानी? इतना सबकी समझ में आ गया है? ए वेक्टर के गुणांक लिखे पहले हमने 2, 4, 5। अगर इनमें से कोई माइनस का होगा तो माइनस का 5 लिख लेते, चिन्ह सहित लिखते हैं इनको, ठीक है। इनके 2, 3, 2, 6। अब देखो करने का तरीका। पहले कौन है ये? आई कैप, यहाँ पे लिखेंगे आई कैप इंटू, इसको छिपा लेंगे। देखो जो आई कैप निकालना है तो आई कैप वाली लाइन इधर से छिपा लेंगे और ये छिपा लेंगे, तो बचे कौन से? ये। इनमें क्रॉस प्रोडक्ट चलेगा, क्रॉस गुणा सीधे इसका इससे गुणा, माइनस लगा के इसका इससे गुणा। बस समझ में आ गई? यानी 6 चौक 24, 24 बीच में क्या आया? माइनस, बिल्कुल वज्र गुणनखंड विधि है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे। वज्र ये बात समझ में आ गई होगी? ठीक है। इसके बाद अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, तो मैं बताऊंगा कैसे यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा। देखो इसके बाद जे कैप, क्या है? जे कैप। ब्रैकेट स्टार्ट, ये जे वाली छिपाई लाइन और ये वाली छिपाई, तो अब कौन बचा? 2, 6, 12, 15। बात समझ में आ गई? इसके बाद कौन? के कैप, और के कैप को छिपाया तो 2 दूनी 4 माइनस 4 दिया 12, 2 दूनी 4 माइनस 4 दिया 12, 2 दूनी 4 माइनस के 12। अब देखो हमने कोई चिन्ह नहीं लगाया यहाँ इनके बीच में, इसके आई जे के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो बेटा ऐसे होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलता जाएगा। अगर आगे भी होंगे तो इसमें ऐसा हुआ। हाँ, लेकिन इसमें है कितने? 3 ही है, तो याद रख लो बीच में बस माइनस आएगा, बाकी ये दोनों प्लस। सर तो आई जे के कैप के अलावा कुछ और भी होता है? नहीं,
आई जे कैप हम तीन यही पढ़ने वाले हैं बस इससे चलो। चलो तो देखो यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ 14 बचेंगे, 14i यहाँ पर प्लस 3j यहाँ माइनस के 8। ये वैल्यू किसकी आई हमारी, a क्रॉस b आंसर। यहाँ पे लिख दें मात्रक, अगर कुछ नहीं है तो मात्रक, अगर मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, लीटर है तो लीटर, जो मात्रक दिया है वो मात्रक। समझ गए, सबकी समझ में ही आ गया है, आसान है, कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमसे अगर पूछ लिया थीटा, तुम लोगों ने ये सॉल्व करके निकाल लिया, कितना आया, अंडर रूट 45 और ये 7। देखो बेटा ये सब पहले का तरीके से लिख लेंगे। बिल्कुल, ये एक परिमाण निकालना मैं तुम्हें पिछली क्लास में बता चुका हूँ। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो पीछे वाली क्लास देख लें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पर थीटा निकालने के लिए हमारे लिए क्या है कि हम जानते हैं केवल हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, अभी डॉट नहीं है, तो हमें इससे थीटा कैसे निकालना है। भाई डॉट प्रोडक्ट में तो a डॉट b बराबर ए बी कॉस थीटा होता था, लेकिन यहाँ पर होता है ए बी साइन थीटा। बिल्कुल, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा। तो भाई यहाँ पर थीटा निकालने के लिए सबसे पहली बात है, अब मुझे इसका भी परिमाण निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, सदिश राशि है। तो यहाँ पर इसका क्या करना पड़ेगा, परिमाण लेना पड़ेगा हमें। जब सॉल्व करेंगे तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसका परिमाण बराबर a का परिमाण और b का परिमाण साइन थीटा। तो सबसे पहली बात है इसका भी परिमाण निकालो। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसका परिमाण निकालें तो क्या हो जाएगा, देखो 14 का स्क्वायर, हाँ डायरेक्ट कर दूं, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, भाई माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी 10 की 64 आएंगे, 269। सही जुड़ा है, ठीक है। 4 4 10 सोचा 10 9 ये आंसर आएगी, गलत जो है इसमें नहीं सही है, 269। बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है। ये अंडर रूट इसकी वैल्यू है इतनी मात्रा। अब हमें चाहिए साइन थीटा, यानी थीटा चाहिए, तो इसकी वैल्यू हमें आ चुकी है और ये भी पता है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण बटे ए बी। ए का परिमाण ये रहा, बी का परिमाण ये रहा, तो साइन थीटा बराबर हम वैल्यू लिख सकते हैं अंडर रूट 269 अपॉन ए की वैल्यू 7। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, 269 तो पता नहीं कटेगा कि नहीं, इसको हम 9×45 होते हैं तो 3 पाने वाली है, 7 या 21 हो जाएगा, 21। तो थीटा बराबर इसी को कर दो, साइन इनवर्स अंडर रूट 269 अंडर रूट 5, पूरे पे अंडर रूट लगा दो, 21 बार आ जाएंगे। बात समझ में आ गई है। देखो बेटा, प्रक्षेप्य गति, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रक्षेप्य गति क्या होती है। तुम लोगों ने देखो कैच खेला होगा, ठीक है। जब हम कैच खेलते हैं ना तो बॉल को कुछ इस तरीके से फेंकते हैं, ऐसे करके यूं जाएगी बॉल। अगर हम कितना भी ऊंचा फेंके गेंद को दूसरे वाले को दे रहे हैं तो बॉल इस तरीके से यूं जाएगी, यानी कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से यूं, मतलब धीरे फेंकते इस तरीके से यूं, ठीक है। तुम ऊंचा कैच देना, किसी को ऊंचा कैच खेलना तो भी देखो, यानी कि इस तरीके से देखो डायग्राम यो बनेगा डायग्राम। अगर दो लोग कैच खेल रहे हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो कोई ऐसा नहीं है कि सीधे फेंक सके, समझिए रॉकेट नहीं है ये, सीधी चली जाती है, सीधी जाएगी ना तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाएगा। ये तुमने सीधी फेंकी, मैं बता रहा हूँ, देखो प्रूफ है, ये सीधी नहीं होगा, इसका वजन भी तो कुछ होगा। जब ये यहाँ जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण की वजह से ये नीचे आती जाएगी, तुमने सीधी फेंकी तो ये पता है ऐसे पहुंचेगी, ऐसे पहुंचेगी, देखो तो बन गया ना। ये जो गति है, ये जो वक्र टेढ़ा हो रहा है, यानी गति टेढ़ी हो रही है, यही गति क्या कहलाती है, प्रक्षेप्य गति। इसका मतलब ये है कि जब हम ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में किसी भी वस्तु को फेंकेंगे, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ये ऊपर वाली बाई एच की दिशा, समझ गए। यानी कि थीटा कोण पर अगर हम किसी भी वस्तु को फेंक रहे हैं तो क्या हो जाता है, इस तरीके से वक्र बन जाता है उसका,
उसकी गति का क्या बनता है, वक्र बनता है। किसकी वजह से, गुरुत्वीय त्वरण की वजह से, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है स्मॉल जी, उसके जो ऊर्ध्वाधर वेग है उसमें लगातार परिवर्तन करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये गति वक्रीय हो जाती है और ये वक्रीय गति कहलाती है प्रक्षेप्य गति। और ये जो पाथ है ना, यानी कि ये रास्ता, ये पथ कहलाता है प्रक्षेप्य का पथ। और बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, बोर्ड में वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। सिद्ध कीजिए प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। पूरा क्वेश्चन है प्रक्षेप्य गति से आप क्या समझते हैं तथा सिद्ध कीजिए प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो अब हम प्रक्षेप्य के पथ के लिए ही फॉर्मूला ड्राइव करा रहे हैं, ठीक है। प्रक्षेप गति समझ गए कि जब हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से किसी भिन्न दिशा में फेंकते हैं, ऐसे करके फेंक रहे हैं, समझ गए, तो उसका जो उसकी गति होती है ना, वो वक्राकार हो जाती है और इसी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है बेटा, अब प्रक्षेप का पथ हम करा रहे हैं, प्रक्षेप का पथ प्रूफ करा रहे हैं कि इसका पथ जो है वो परवलयाकार होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम है हमारा इस तरीके से, ऊर्ध्वाधर दिशा हमारी ये है वाई अक्ष और ये हमारी क्षैतिज दिशा है क्या, एक्स अक्ष, ठीक है। अब ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा का मतलब है कोई थीटा डिग्री के एंगल पे हम फेंक रहे हो। तो इस तरीके से मैंने कोई बॉल फेंकी और ये ऐसे आ रही है नीचे, ठीक है। इस तरीके से ये बॉल आ रही है। तो यहाँ पर हमने कितने डिग्री पे फेंकी है, थीटा एंगल पर, और कितने वेग से फेंकी है, मान लेते हैं यू वेग से फेंकी है। कितने वेग से, यू वेग से फेंकी है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जब हम इस तरीके से फेंकेंगे तो ये जो वेग है सदिशों का वियोजन कराया था, कुछ याद आ रहा हो तो, ये वेग बताओ एक्स अक्ष पर है या वाई अक्ष पर है, ये वेग कहाँ पर है, बिल्कुल सही बात, ये दोनों पर है। इसका मतलब इस वेग के अंदर एक वेग वाई अक्ष का भी होगा और एक वेग एक्स अक्ष का भी होगा। तो जो एक्स अक्ष का है उसको मैंने मान लिया कौन है, वो यू एक्स है, और जो वाई अक्ष पर जा रहा है उसको मैंने मान लिया कौन है, यू वाई है। बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। हम जानते हैं कि क्षैतिज घटक जो होता है, क्षैतिज वेग का जो क्षैतिज घटक है कौन है, यू एक्स। यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। प्रूफ करा चुके हैं पिछले सेशन में सदिशों के वियोजन में। ये क्षैतिज घटक पे आता है उसको कहते हैं यू कॉस थीटा। और आज से इस बात को ध्यान रखना कि जिस भुजा पे थीटा रखा होता है उसी भुजा को कहते हैं कॉस। ये आगे चल के इंटर में भी काम आएगा, इसीलिए कह रहा हूँ ये ध्यान रखना, रटना नहीं है। जिस भुजा पे थीटा रखा होता है उसको कहते हैं कॉस। तो ये हो गया यू कॉस थीटा। और इसके लंबवत जो भुजा होगी वो कहलाएगी साइन, यू साइन थीटा। समझ गए ना। तो ऊर्ध्वाधर वेग यू वाई बराबर क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। समझ गए, ये दोनों वेग चल रहे हैं। ये है क्या, यू कॉस थीटा और ये है हमारा यू साइन थीटा, दोनों वेग। अब मैंने कहा बेटा ये वस्तु पहुंच गई यहाँ पे, मान लेते हैं किस जगह पहुंची, यहाँ पर। यहाँ पर भी इसके वेग क्या होंगे, क्षैतिज घटक तो ये रहा यू एक्स और ऊपर कौन है, यू वाई। समझ गए, यानी कि यू वाई तो इस बॉल को कहाँ ले जा रहा है, ऊपर, और यू एक्स इसको कहाँ ले जा रहा है, आगे। तो इसलिए कि वहां दूर खड़ा हुआ व्यक्ति है, जब हम इसको कैच देंगे इस तरीके से बॉल का, तो बॉल ऊपर भी जा रही है और इधर ये दूरी भी कवर कर रही है। तो इसका मतलब जब जो क्षैतिज दूरी कवर कर रही है तो वो कौन से वेग से, क्षैतिज वेग से आगे बढ़ रही है। और ऊंची कितनी जा रही है, जो ऊंची हो रही है वो ऊर्ध्वाधर वेग यानी यू वाई से। समझ गए। अब कोई भी वस्तु बेटा एक निश्चित समय तक ही जा पाती है ऊपर, उसके बाद वो नीचे गिरना स्टार्ट होती है। इतनी ऊंची पहुंचने के बाद फिर क्या है, वो बॉल उसके पास जाते जाते नीचे होना स्टार्ट होगी क्या नहीं। तो वो क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण की वजह से सबसे पहले ये यू जो वाई है ना, यू वाई, ये बॉल तब तक ऊपर जाती जाएगी जब तक कि ये यू वाई घटके बिल्कुल जीरो नहीं हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। जैसे यहाँ पर पहुंच के ये क्या है, यू वाई बराबर क्या हो गया, देखो यू वाई बराबर हो गया है 0। समझ गए। इसके बाद तो अगर तुम देखोगे तो ये बॉल नीचे आना स्टार्ट हो रही है, देखो हो रही है कि नहीं, बॉल नीचे आ रही है। इसका मतलब इसका जो यू वाई वेग है वो क्या हो गया है, 0 हो गया है। अब गुरुत्वीय त्वरण की वजह से इसमें नीचे वाला
वेग आ गया है, खींच रहा है इसको नीचे तो पृथ्वी अपनी तो ओर माइनस खींच में आ रही है। गया। हाँ तो देखो बेटा अब क्या हो जाएगा, u cos थीटा तो अभी भी इधर है ux, लेकिन अब ये ऊपर की जगह किधर हो गया है, नीचे नीचे। ये बात समझ में आ गई, समझ गए। u cos थीटा अभी भी इधर है, तो भाई भाई इस पर g का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इस पर g का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा क्योंकि ये सीधा चल रहा है। ऊपर और नीचे की गति में ही स्मॉल g का फर्क पड़ता है, समझ गए। अगर कोई वस्तु ऊपर जा रही है तो g का फर्क पड़ेगा, नीचे आ रही है तो g का फर्क पड़ेगा, लेकिन क्षैतिज रेखा में चलते समय g का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझ गए। तो देखो अब ये मान लेते हैं कि t समय में, अब ये देखो वेग ux यहाँ से चले और यहाँ तक आएंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं हो रहा, यानी कि वेग हमारा क्या है, नियत है। और जब नियत वेग से कोई वस्तु चलती है तो उसकी दूरी आसानी से निकाल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, सीधा लग जाएगा फॉर्मूला। और जिनके वेग में परिवर्तन होता है उनमें हम गति के समीकरण लगाते हैं, जैसे v बराबर u प्लस ए टी, ध्यान है कि नहीं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये क्यों लग रहे हैं, ये गति में परिवर्तन हो जाता है, त्वरण आ जाता है उसकी वजह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई त्वरण नहीं है, ये नियत वेग से चल रही है, स्थिर वेग से। तो देखो हमारा t समय में वस्तु द्वारा x अक्ष पर तय दूरी x है, कितनी है, x है। तो हम जानते हैं बेटा क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो भैया चाल क्या है हमारी, ux है, चाल क्या है हमारी, क्षैतिज दिशा में ux, दूरी कितनी चल रहे हैं हम, x, समय कितना लग रहा है, t। तो मैं x बराबर क्या कह सकता हूँ, या t बराबर समय बराबर मैं ये कह सकता हूँ कि x अपॉन यू एक्स, और यू एक्स की वैल्यू क्या कह सकते हैं, x अपॉन यू cos थीटा। समीकरण नंबर 1, बात समझ में आ गई कि t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x अपॉन u cos थीटा। हाँ t की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से, t बराबर u x अपॉन यू cos थीटा। ये समय की वैल्यू आ गई, इतना समय लगेगा इतनी दूरी चलने में। ये बात सबकी समझ में आई है ना, ठीक। अब इतने समय में जब इसने यहाँ तक पहुँची तो इतने ही समय में ये ऊपर भी तो गया होगा। अब कितना ऊपर गया है ये नहीं पता, तो हम ऊपर जाने वाली दूरी निकालते हैं। टी समय में ऊर्ध्व दिशा में तय दूरी है, तय दूरी माना y है, कितनी है, y है। तो फॉर्मूला हमारा होता है h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। और मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अगर वस्तु ऊपर जा रही है तो ये कैसा आ जाएगा, माइनस का, समझ गए कि नहीं। और नीचे आ रही है तो पृथ्वी खींच रही है तो जी कैसा आ जाएगा, प्लस। तो h की जगह क्या हो जाएगा हमारा, कितनी दूरी है ऊर्ध्वाधर दिशा में, y। तो ये सूत्र लिखा है मैंने, तो ये h की जगह तो हो जाएगा y। और u कौन सा काम कर रहा है ऊपर ले जाने के लिए, uy। कौन काम कर रहा है, uy इंटू टी, माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर। तो y बराबर d का मान रख देना, अभी रखते हैं, uy की वैल्यू कितनी है, u sin थीटा। t की वैल्यू कितनी निकाली है, x अपॉन x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो बेटा इधर u से u कैंसिल, तो यहाँ पर बना y बराबर x tan थीटा, tan थीटा बन गया sin थीटा बटे cos थीटा, x tan थीटा सॉरी x tan थीटा माइनस 1/2 जी x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, ये इधर y और ये इधर x, हमारे पास दो चर राशियां हैं, दो चर राशियां हैं, ठीक है।
उन दोनों के बीच में देखो इधर कौन है एक्स स्क्वायर और इधर कौन है वाई, यानी कि ये कौन सा समीकरण प्राप्त हो गया जिसकी घात 2 होती है, उस समीकरण को क्या कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण बताता है परवलय को, किसको बताता है परवलय को। तो मैथ में जाके पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त, वृत्त, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। हाँ, जिसको इंग्लिश में पैराबोला भी बोलते हैं। पैराबोला। ठीक है, तो द्विघात समीकरण बताता है कि ये पद कैसा है परवलय, तो अतः सिद्ध होता है क्योंकि यह x, y के रूप में द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसलिए सिद्ध होता है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। खत्म डेरिवेशन। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, इसमें समझ में आ गया।